एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है जैसा कि मैं आपके लिए जीके जीएस की सीरीज लेके आती हूँ। एसएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो है लेके आ रही हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने कुछ दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस जो 2020 के अंदर पूछे गए थे वो भी डाल दिए हैं, और एक दो अगर वीडियो और रह गई है जो क्वेश्चन बाकी बच गए हैं मैं उनको भी डाल दूंगी। आप जाकर प्लेलिस्ट पर चेक करते रहा करो, और इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो सेक्शन में भी आप जाके देखा करो कि कौन कौन सी वीडियो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सी वीडियो जो है हमें देखनी चाहिए। और जीके जीएस की दोस्तों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। एसएससी के हर एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे दोस्तों जेई का एग्जाम हो या आपका एमटीएस का हो। और अभी जो एसएससी एमटीएस की वैकेंसी है उन बच्चों को तो जरूर देखनी चाहिए ये वीडियो, क्योंकि ये ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे और आप हर एक वीडियो को एज अ क्विज एज अ मॉक टेस्ट लगा करिए, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलेंगे, किसी न किसी शिफ्ट के अंदर दोस्तों पूछे जा सकते हैं। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कुछ हाई मोटिवेटेड लाइंस के साथ। हमारे सपने औकात से बड़े हैं, हमारे सपने औकात से बड़े हैं और उसे पाने के लिए हम जिद पर अड़े हैं। तो दोस्तों अगर हमारे सपनों में अगर हमारे अंदर एक जिद है, एक जुनून है, तो दोस्तों हमें कामयाबी जरूर मिलती है। ठीक है, अपने अंदर अपने ऊपर भगवान पर भरोसा रखिए और लगातार जो है मेहनत करते रहिए। मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है। हर दिन को अपना एक अच्छा टारगेटेड दिन और एक अच्छा नया दिन होता है दोस्तों। हर दिन को बहुत इंपॉर्टेंट दिन मानकर अपना पढ़ना और टारगेट बनाकर चलना है, और हर एक दिन वही है ना, छोटा अगर हम स्टेप बढ़ाएंगे तो एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नाउ आपको स्क्रीन पर देखना है, हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों स्क्रीन पर देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो दोस्तों देखिए आप, एसएससी एमटीएस 12 तारीख को 2021 में आफ्टरनून शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस पर चलते हैं हम। ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शन है सबसे पहले ए इरावदी डेल्टा, बी है दोस्तों राइन म्यूज डेल्टा, सी है दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, डी है दोस्तों अमेजन डेल्टा। पूछा गया है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आप सभी को दोस्तों पता होना चाहिए इस गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को और क्या क्या किस किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसको सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। आप राइट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को क्या क्या बोला जाता है। तो दोस्तों इसको सुंदरवन डेल्टा भी बोला जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों इसको बंगाल डेल्टा या गंगा डेल्टा भी बोला जाता है। तो इसके साथ साथ दोस्तों इसको गंगा डेल्टा भी बोला जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां दोस्तों कहाँ जाकर गिरती हैं, ये भी आप राइट डाउन कीजिएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। आई होप क्लियर दिस क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों आपको लगानी है क्वेश्चन एज अ क्विज एज अ मॉक टेस्ट। और इससे साथ साथ जो मैं इंफॉर्मेशन बता रही हूँ उसको राइट डाउन करते चलिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ हम बढ़ेंगे हमारे अगले पर्सन की तरफ, हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। लिख लीजिए। और दोस्तों मैंने ना एक पीडीएफ बना दी है, इसको मैं टेलीग्राम पर जो है आपको शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी मैं, वहां से जाके आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। नाउ हम बढ़ते हैं हमारे अगले पर्सन की तरफ। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा डैश द्वारा निर्मित किया गया। दोस्तों पूछा गया है अलाई दरवाजा किसके द्वारा निर्मित किया गया, अलाई दरवाजा। तो देखिए दोस्तों एसएससी सीजीएल के अंदर 5 तारीख को आया हुआ क्वेश्चन है आफ्टरनून शिफ्ट का दोस्तों, अलाई दरवाजा।
ठीक है दोस्तों, अब आपको पता होना चाहिए। हम ऑप्शंस पर चलते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी जरूर अपने ना कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करना है कि मैम मेरे ना दीदी इतने क्वेश्चन राइट थे। ठीक है, आपको एक अंदाजा भी होना चाहिए, एक पता भी होना चाहिए कि मैं इनमें से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ, कितने क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ रखे हैं और कितने क्वेश्चन मुझे आते हैं। ठीक है, वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हो कि मेरे इतने में से इतने क्वेश्चन ठीक थे मैम। ठीक है, तो पूछा गया है अलाई दरवाजा बच्चों। देखिए दोस्तों, हमारा ऑप्शन पर चलते हैं। हमारा ए ऑप्शन है अहमद शाह दुरानी। अहमद शाह दुरानी ने बनाया था क्या अलाई दरवाजा? या बी ऑप्शन है दोस्तों, बी पर देखिएगा मुइज़-उद-दीन मोहम्मद गौरी ने, क्या मोहम्मद गौरी के द्वारा? या दोस्तों सी ऑप्शन देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने इसके द्वारा। इसके साथ साथ डी ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन देखिए दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। पूछा गया दोस्तों अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन दोस्तों। अलाई दरवाजा जो है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको जो है बार बार याद हो जाए क्वेश्चन, और आप जो है ये ना कहिए कि मैम कि हाँ अभी ऑप्शन कौन सा था, टिक मार्क कर दो। ठीक है, अभी ऑप्शन को भी मैं 2-3 बार रिपीट कर रही हूँ। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए और आप इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक के अंदर एक एक मतलब छोटी नोटबुक लगा लीजिएगा जीके जीएस के, और उन क्वेश्चनों को लिखते चलिए ताकि जब भी कोई भी एग्जाम हो तो जीके जीएस को कवर करना हो तो सीधा PYQ लगाना स्टार्ट किया करो आप। ठीक है, PYQ करो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कब बनवाया था दोस्तों, तो ये 1311 में बनवाया था। कब बनवाया था? 1311 में। ठीक है दोस्तों, क्लियर? क्लियर फ्रेंड्स? ना दोस्तों हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगर दोस्तों बाहर से कोई आज थोड़ा सा नॉइज है, ठीक है, बाहर से आवाज आ रही है तो आप ईयरबड्स लगाओ। थोड़ा सा यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रखी है, आप ईयरबड्स लगाओ और फिर सुनना। ठीक है, क्वेश्चंस को नाउ स्क्रीन पर देखिएगा। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? स्क्रीन पर देखिए, भवई किस राज्य का लोक नृत्य है? पूछा गया दोस्तों भवई किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए दोस्तों एसएससी एमटीएस 2 तारीख को आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है। देखिए लोक नृत्य से क्वेश्चन भी आ रहे हैं, किस तरीके से स्ट्रेटेजी क्या आती है। पूछा गया है भवई किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर देखिए, एक बार आप ऑप्शंस देखिए। हम ऑप्शंस पर चलते हैं। हमारा ए ऑप्शन है हरियाणा, हमारा बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, हमारा सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है दोस्तों राजस्थान। भवई लोक नृत्य पूछा गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। भवई पश्चिमी भारत में राजस्थान और गुजरात राज्यों का लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों, राजस्थान और गुजरात दोनों का। इसके साथ साथ दोस्तों आपको गुजरात के और भी लोक नृत्य याद होने चाहिए। देखिएगा और भी लोक नृत्य गुजरात के आपको पता होना चाहिए। तो देखिए गरबा, डांडिया, ये सारे जो है दोस्तों गुजरात के लोक नृत्य हैं। इसके साथ साथ राजस्थान का कालबेलिया दोस्तों, और ये भवई ये राजस्थान का है। झूमर भी दोस्तों राजस्थान का है। राइट डाउन करते चलिएगा अपनी कॉपी के अंदर जो जो मैंने बोले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात के लिखिए, गरबा गुजरात का है, गरबा, डांडिया। इसके साथ साथ राजस्थान का लिखिए कालबेलिया और झूमर। भवई तो दोनों का है दोस्तों, मेन जो है राजस्थान के अंदर होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में दोनों हो तो आप राजस्थान टिक करके आना। क्लियर दिस क्वेश्चन दोस्तों? क्लियर? बाहर थोड़ी नॉइज आ रही है दोस्तों, आप ईयरबड्स लगा लीजिएगा। हल्का सा तहलका मचा हुआ है, हाँ? ये दोस्तों हर कहीं होता है, थोड़ा थोड़ा कितना ही हम नॉइज समझने की कोशिश कर ले पर फिर भी आ ही जाती है। कितना ही किसी को कह दे चुप हो जाओ, बट फिर भी काम है बोलने का। ठीक है दोस्तों, नाउ हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अंडमान और निकोबार का न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अंडमान और निकोबार का न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम ऑप्शंस पर चलेंगे।
ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शंस क्या हैं। फर्स्ट वन आंध्र प्रदेश दोस्तों, आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन दोस्तों कलकत्ता, बी है दोस्तों कलकत्ता। सी है दोस्तों मद्रास, डी है दोस्तों ओडिशा। इसका राइट आंसर बताइएगा। पूछा गया है अंडमान और निकोबार का न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। कोलकाता का उच्च न्यायालय जो है दोस्तों भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है और इसी के अंदर दोस्तों अंडमान और निकोबार का न्यायिक क्षेत्र आता है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा, क्लियर हो रही है ना क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है जरूर कमेंट बॉक्स में करके कि दीदी मैंने ना इतने ठीक किए हैं, मेरे इतने ठीक हैं मैम क्वेश्चंस। नाउ हम बढ़ते हैं हमारे अगले पर्सन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, स्क्रीन पर देखिए दोस्तों आप एक बार। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था। एसएससी एमटीएस वाले देख रहे हो इस वीडियो को, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं जीके जीएस के। एसएससी एमटीएस का ही है, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था। तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शंस देखिए। हमारा ऑप्शन नंबर ए है जलालुद्दीन खिलजी ने, हमारा ऑप्शन नंबर ए है जलालुद्दीन खिलजी ने। बी है दोस्तों इब्राहिम लोदी ने, बी है इब्राहिम लोदी ने। सी है दोस्तों अहमद शाह दुरानी ने और डी है मोहम्मद गजनी ने। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर क्या है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन दोस्तों। महमूद गजनी के द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। कब किया था दोस्तों, 1025 में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, राइट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, वहां से जो है एक उन्होंने मूर्ति भंजक है ना, वो मूर्ति चुरा कर ले गया था। ठीक है दोस्तों, नाउ हम बढ़ेंगे हमारे अगले पर्सन की तरफ। आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी, राइट डाउन कर रहे होंगे आप चीज़ों को और क्वेश्चन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ उसको अच्छे से सुन रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको पढ़ना है, पढ़ने के अलावा और कुछ है भी, पढ़ने से ही हम कुछ जो है हासिल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे गोल तो पढ़ने से ही अचीव होते हैं, ये बात तो है। ठीक है, हम देखते हैं, बढ़ते हैं हमारे अगले पर्सन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देखिएगा एक बार आप। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन डैश का एक हिस्सा है। किसी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन डैश का एक हिस्सा है। तो दोस्तों एसएससी सीएचएसएल ये अभी रिसेंट में दोस्तों 6 तारीख को 2022 के अंदर इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए किसी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन डैश का एक हिस्सा है। ऑप्शंस पर चलेंगे तो दोस्तों देख रहे हो आप किस तरीके से मैं इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आपके लिए लेके आई हूँ। तो हमारा ए ऑप्शन है तृतीयक अक्षेत्र, हमारा ए ऑप्शन है तृतीयक अक्षेत्र। बी है दोस्तों माध्यमिक अक्षेत्र। सी है दोस्तों, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, शायद बाहर में ज्यादा काफी नॉइज आ रही थी, इस वजह से मैंने थोड़े पॉइंट लगा दिया था वीडियो पर। मैं बाहर देख के आई थी कि क्या चल रहा है। ठीक है, वहाँ थोड़ा सा साइलेंट करवा के आई हूँ। आप देखिएगा, हम अगले पर्सन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। हमारा अगला पर्सन है किसी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन डैश का एक हिस्सा है। यही क्वेश्चन चल रहा था ना, किसी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन डैश का एक हिस्सा है। एसएससी सीएचएसएल अभी दोस्तों 2022 के अंदर आया हुआ पर्सन है ये। हम ऑप्शंस पर देखेंगे क्या ऑप्शन ठीक है इसका। हमारा ए ऑप्शन है तृतीयक अक्षेत्र का, बी ऑप्शन है दोस्तों माध्यमिक अक्षेत्र का, सी है दोस्तों या तो माध्यमिक या तृतीयक का और डी है दोस्तों प्राथमिक अक्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, पूछा गया है मत्स्य पालन किस अक्षेत्र का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। लिखिएगा ये प्राथमिक अक्षेत्र का हिस्सा है। इसके साथ साथ आप बाकी और चीजें भी याद रखिए, प्राइमरी या प्राथमिक अक्षेत्र के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखिएगा आपकी कृषि, वानिकी पशुपालन, मत्स्य पालन और
इसके साथ साथ दोस्तों मुर्गी पालन, ये दोस्तों आपके प्राइमरी क्षेत्र हैं। ये सारे के सारे दोस्तों आपके प्राइमरी क्षेत्र हैं। राइट डाउन कर सकते हो। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन, ये सारे के सारे प्राइमरी अर्थव्यवस्था, प्राइमरी क्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन में मत्स्य पालन किसका हिस्सा पूछा गया है तो कल को दोस्तों आपको कृषि के या पशुपालन से या मुर्गी पालन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, राइट डाउन कर लिया होगा। इसके साथ साथ आपको माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र का भी पता होना चाहिए, इनके अंदर क्या क्या आते हैं। तो दोस्तों माध्यमिक क्षेत्र के अंदर आता है भारी विनिर्माण, राइट डाउन कर लीजिएगा। माध्यमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं आपके भारी विनिर्माण। दूसरा दोस्तों प्रकाश निर्माण, इसके साथ साथ दोस्तों तेल शोधन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। और लास्ट वन है दोस्तों, लास्ट वन है ऊर्जा उत्पादन। ये सारे के सारे दोस्तों सेकेंडरी हैं, द्वितीयक हैं, माध्यमिक क्षेत्र हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद करने हैं, याद रखने हैं। ये भी आपको भारी विनिर्माण, प्रकाश निर्माण, तेल शोधन और इसके साथ साथ लास्ट वन दोस्तों ऊर्जा उत्पादन, ये सारे के सारे आपके सेकेंडरी क्षेत्र हैं, माध्यमिक क्षेत्र हैं और द्वितीयक क्षेत्र भी इनको बोल सकते हो। आई होप राइट डाउन कर लिया होगा आपने, राइट डाउन कर लीजिएगा। पहले रब कर दूंगी तो कहीं नहीं मैम रुक जाओ, टाइम दे दो। ठीक है, कर ही लिया होगा, बोल रही हूँ, नहीं तो पीडीएफ से कर लेना। आप पीडीएफ में ना टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी। तृतीयक क्षेत्र भी लिखिएगा आप, तृतीयक क्षेत्र भी लिखिएगा। तृतीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं दोस्तों आपके स्वास्थ्य सेवा, तृतीयक के अंदर आते हैं आपके स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, शिक्षा, मनोरंजन, पर्यटन, ये सारे के सारे आपके टर्सरी तृतीयक क्षेत्र हैं दोस्तों। ये सारे के सारे आपके तृतीयक क्षेत्र हैं। ठीक है दोस्तों, स्वास्थ्य सेवा इंपॉर्टेंट लिखवाए हैं, परिवहन, पर्यटन, शिक्षा और मनोरंजन। राइट डाउन कर लीजिएगा, अपनी एक नोटबुक लगा लीजिएगा जीके जीएस से रिलेटेड, या फिर पीडीएफ पढ़ सकते हो। चलिए हम बढ़ेंगे हमारे अगले पर्सन की तरफ। रेगुलर वीडियोस को देखा करो दोस्तों, उससे क्या होगा आपके जो, जैसे भी आपने अगर थ्योरी पोर्शन भी कवर कर रखा होगा ना, तो उससे भी अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो वीडियो से। नाउ हमारा अगला पर्सन है, देखिए क्या है। 1526 में डैश में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। कुछ नहीं दोस्तों, पूछा गया है 1526 में डैश ने, किसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। आपको पता होगा 1526 का युद्ध, 1526 का युद्ध, पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शंस पर चलिएगा। ऑप्शंस एसएससी एमटीएस आफ्टरनून शिफ्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है, आपको पता तो चल ही गया होगा, मैंने बोल दिया है आंसर ऑलरेडी, चंगेज खा। अब बी ऑप्शन है मीरांसा, सी है दोस्तों बाबर, डी है तैमूर। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता ही चल गया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। बाबर ने क्या किया था दोस्तों, इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। ठीक है दोस्तों, ये तो इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कितने बच्चे करेंगे, कितनों को आता है नेक्स्ट वन। अगले क्वेश्चन का मुंह से आंसर नहीं निकलेगा इतनी जल्दी। ठीक है, देखिए बढ़िए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा आप एक बार। हिंदू विवाह अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल रिसेंट में आफ्टरनून शिफ्ट का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए देखिए 1956 में, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा 1952 में, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा 1953 में, ऑप्शन नंबर डी देखिएगा 1955 में। लो बताओ दो आंसर इसका, दो इस क्वेश्चन का आंसर। वो तो इजी था और वैसे भी मेरे मुंह से आंसर निकल गया। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप एक बार। हिंदू विवाह अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था। तो दोस्तों कब किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों 1955 में बनाया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बनाया गया था। इसके साथ साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं 2-3 और की क्वेश्चन बताती हूँ जो पूछे जा सकते हैं आपके पेपर के अंदर। 1955 में और क्या हुआ था ये और आपको याद रखना। 1955 में ये तो हो गया हिंदू विवाह अधिनियम हुआ था। इसके साथ साथ नागरिकता संशोधन भी आपका, नागरिकता संशोधन भी आपका 1955 के अंदर हुआ था। नागरिकता संशोधन भी दोस्तों 1955 में हुआ था। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, बाल विवाह निषेध अधिनियम अगर पूछा जाए, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब हुआ था, कब पारित किया गया था। तो दोस्तों 2006 के अंदर बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ था। इसके साथ साथ 1856 को दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। तो दोस्तों ये 1856 में हुआ था। लिख लीजिएगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये कब हुआ, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये 1856 को हुआ था। ये दिख नहीं रहा होगा दोस्तों आपको, मुझे को लग रहा है काफी नीचे हो गया शायद। आप एक काम कीजिएगा, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, वैसे आपने सुन भी लिया होगा मेरे को, नहीं तो पीडीएफ में देख लेना दोस्तों आप। देखिए ऊपर लिख देती हूँ इसको, यहाँ क्लियर है ना। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, ये राइट डाउन कर लीजिए आप। क्वेश्चंस तो अभी काफी हैं, चलिए करते हैं फास्टली क्वेश्चंस को, फिर बाकी सब्जेक्ट भी करने होंगे आपको। बाकी सब्जेक्ट को भी तो टाइम देना है ना, सभी सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए। जीके जीएस भी, इंग्लिश भी आपकी, मैथ भी, रीजनिंग भी, सारे सब्जेक्ट को टाइम दे रखो अपना 1 आवर तो एग्जैक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए आप। भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग से उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग डैश कहलाती हैं। तो दोस्तों ऑब्वियस बात है, भूकंप या विस्फोट से आवेग से जो तरंगें उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है। एसएससी सीजीएल आफ्टरनून शिफ्ट का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए देखिए भूकंपीय लहर कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर बी देखिए विवर्तनिक विस्थापन कहलाती हैं, सी है ध्वनि तरंग कहलाती हैं, डी है उपरिकेंद्र कहलाती हैं। क्या कहलाती है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भूकंप या विस्फोट से जो उत्पन्न तरंग जो उत्पन्न होती है वो भूकंपीय लहरें बोलते हैं उनको, वो भूकंप लहरें कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रेडी अगले क्वेश्चन के लिए। स्क्रीन पर देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस विभाग में पटकाई बूम पहाड़ियां स्थित है। किस भाग में पटकाई पहाड़ियां स्थित हैं। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, आफ्टरनून शिफ्ट का क्वेश्चन है। भारत के किस भाग में पटकाई पहाड़ियां स्थित हैं। ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है भारत का दक्षिणी भाग के अंदर, बी है दोस्तों भारत का पूर्वी भाग के अंदर, सी है भारत का उत्तरी भाग, डी है दोस्तों भारत का पश्चिमी भाग। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो पटकाई पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं।
पटकाई, बूम, ब्रह्मा या जो आपका म्यांमार है वहां पर मिलती है दोस्तों, वहां पाई जाती हैं। तो पूछा जाए पटकाई पहाड़ियां कहाँ हैं, तो ये म्यांमार में स्थित है। और म्यांमार आपको पता है आपका भारत का कैसा भाग है, पूर्वी भाग है। म्यांमार भारत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है और पटकाई पहाड़ियां भी वहां पाई जाती हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। म्यांमार का ही दूसरा नाम पहले क्या बोलते थे म्यांमार को, ये भी पता होना चाहिए, बर्मा बोलते थे दोस्तों, बर्मा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा स्क्रीन पर, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिणी पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट कौन सा जल निकाय है। पूछा गया है मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट कौन सा जल निकाय है। एसएससी CHSL 31 तारीख को आफ्टरनून शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन नंबर ए है अरब सागर, ऑप्शन नंबर बी है बाल्टिक सागर, सी है दोस्तों कैस्पियन सागर और डी है कैरेबियन सागर। पूछा गया है मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट कौन सा जल निकाय है। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो कैरेबियन सागर जो है स्थित है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए सबसे दुनिया की सबसे बड़ी झील या सबसे बड़ा जल निकाय भी आपका कैरेबियन सागर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ी झील अगर पूछी जाए तो कैरेबियन सागर है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा हमारा लास्ट एंड अंतिम क्वेश्चन क्या है। सरकार द्वारा ऋण का भुगतान डैश का एक उदाहरण है। स्क्रीन पर देखिए, सरकार द्वारा ऋण का भुगतान डैश एक उदाहरण है। एसएससी CGL अभी रिसेंट का क्वेश्चन आफ्टरनून शिफ्ट का। ऑप्शन नंबर ए है राजस्व व्यय, ऑप्शन नंबर बी है राजस्व प्राप्तियां, ऑप्शन नंबर सी है पूंजीगत प्राप्तियां, ऑप्शन नंबर डी है पूंजीगत व्यय। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो पूंजीगत व्यय जो है इसके अंदर क्या है दोस्तों, ऋण का भुगतान किया जाता है सरकार द्वारा। और इसके साथ साथ दोस्तों सरकार द्वारा मशीनरी, उपकरण और भवन, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा आदि के विकास पर खर्च किया गया धन क्या कहलाता है, पूंजीगत व्यय कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों खत्म होता है आज का सेशन। आई होप आपको बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। इसके साथ साथ दोस्तों आप दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो जाए, जिस तरीके के PYQ मैं लेके आ रही हूँ आप वीडियो को शेयर कर जरूर कर दिया करो। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो GK या GS से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं, PYQ लगाना चाहते हैं क्विज, तो दोस्तों आप जरूर शेयर कर दिया करो वीडियोस को। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गए होंगे आपको क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन काफी अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हर क्वेश्चन को और हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करा करो और इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन ऑल ओवर बन सकती है सारी की सारी जो है पढ़ा करो, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से कैसे भी आ सकता है। और ये वीडियो आपको पता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी की कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, आपका CGL हो, CHSL हो और इसके साथ साथ MTS हो, ये दिल्ली पुलिस वाले बच्चे भी इस वीडियो को जरूर देखें। 50 नंबर की GK GS आएगी तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन उठेंगे, यहीं से बनेंगे, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर दोस्तों ये GK GS के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्लेलिस्ट जो है मैंने प्लेलिस्ट में इन वीडियो को डाल दूंगी, आप वहां से भी जाके या वीडियो सेक्शन में जाके वीडियोस को देख सकते हो। बाकी सभी जिन्होंने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना दोस्तों, मैं PDF को वहां सेंड कर देती हूँ। आप जो है बाकी लेक्चर्स की PDF भी ले सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।